नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के आज अपन प्रथम अध्याय के अंतिम टॉपिक में पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है CBSE पैटर्न के हिसाब से, पर RBSE पैटर्न के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर में ही अपन चल रहे हैं। अपने कुछ एक कंसेप्ट बाकी थी। कंसेप्ट ऐसी थी कि जो भी फिज़िक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं वो मेनली दो प्रकार की थिंकिंग पर या दो प्रकार के सिद्धांतों पर काम करती है। एक तो होता है यूनिफिकेशन यानी एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि अधिकतर जैसे कोई एक टॉपिक जो होते हैं वो किसी एक नियम पर आधारित होते हैं। सिंपली जैसे मैं कहूँ गुरुत्वाकर्षण बल पर, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था और उसी लॉ पर आधारित कई सारे और नियम सोल्व हो जाते हैं, जैसे केपलर के नियम और जैसे ग्रहों की गति और अन्य भी जितने भी पार्टिकल्स है आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, ये सभी के सभी लॉ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं या न्यूटन के लॉ पर डिपेंडेंट होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दिया था न्यूटन ने। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत सारे नियमों का केवल एक नियम पर इंटीग्रेट होना या किसी एक नियम पर बेस्ड होना, तो ये कहलाता है यूनिफिकेशन। इंग्लिश में अपन कहें तो क्या हो सकता है कि दिस अप्रोच कंसीडर टू ऑल द वर्ड्स फिनोमिना एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशन, यानी कि एक कोई यूनिवर्सल लॉ है जो अलग अलग डोमेन्स पर या अलग अलग कंडीशंस पर वो सेटिस्फाई होता हो या उनका एकीकरण होता हो। तो ये तो होता है यूनिफिकेशन। जैसे मैंने अभी बताया फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल लॉ। अब ग्रेविटेशनल लॉ है, उससे क्या है, केपलर के ग्रहीय नियम भी उसी पे बेस्ड है, या सूर्य जो है उसके चारों ओर जो ग्रह जितने भी है प्लैनेट्स हैं वो राउंड करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों राउंड करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों राउंड करता है, सब के सब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत करते हैं, जिसे हम न्यूटन्स लॉ भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक नियम जो कि यूनिवर्सल है उस पर आधारित बहुत सारे डोमेन्स या नियम अगर सेटिस्फाई होते हो तो उस प्रकार की प्रोसेस को कहते हैं यूनिफिकेशन। तो ये एक प्रकार की सोच हो गई या एक प्रकार का सिद्धांत हो गया कि बहुत सारे नियमों का केवल एक यूनिवर्सल लॉ पर डिपेंड होना यूनिफिकेशन कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं रिडक्शनिज्म का मतलब होता है न्यूनीकरण। अगर कोई एक टॉपिक बड़ा है तो उस बड़े टॉपिक को समझने के लिए समझाने के लिए उसको अलग अलग भागों का वर्णन करना पड़ता है या उसको समझना पड़ता है। सिंपली जैसे थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स को जब समझते हैं तो संपूर्ण थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए उसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी एंट्रोपी कितनी है, उसकी एंथैल्पी कितनी है। ये सब चीज़ों का अगर अलग अलग अपन स्टडी करें तो पूरे सिस्टम को हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो न्यूनीकरण का यानी कि रिडक्शनिज्म का मतलब होता है डेराइव करना, या इसे कह सकते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ ए यूनिवर्सल लॉ। यानी कि कोई एक बड़ा भूभाग पढ़ना चाहें या बड़ा एब्रोड टॉपिक पढ़ना चाहें तो वो उसको अलग अलग भागों में पढ़ना या उसके अलग अलग भागों का विवरण करना एक रिडक्शनिज्म कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है। तो इसमें भी अपन कहें कि दिस अप्रोच इज टू डेराइव प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि एक पूरा का पूरा कोई बड़ा सारा समूह है जिसको हम समझना चाह रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग अपन समझेंगे। द प्रॉपर्टीज एंड द इंट्रैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्ट्स। सिमिलरली जैसे थर्मोडायनामिक्स का मैंने उदाहरण दिया कि फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या है कि थर्मोडायनामिक्स में किसी सिस्टम की अगर अपन लोग है पूरा विवरण पढ़ना है तो उसकी एंट्रोपी कितनी है, एनर्जी कितनी है, एंथैल्पी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सब चीज़ों का अलग अलग स्टडी करें तो वो प्रोसेस कहलाती है रिडक्शनिज्म। तो मैंने ये बात पहले से भी आपको लिखवा भी रखी है बच्चों, फिर भी आपको अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरा मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख रखा है। हिंदी में रिडक्शनिज्म का मतलब एक प्रकार से तोड़ना होता है कि किसी अपेक्षाकृत बड़े या अधिक भाग की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना या संबद्ध प्रयास करना उनको समझने के लिए उसे न्यूनीकरण कहते हैं।
जैसे ऊष्मागतिकी के अंदर मैंने समझाया कि ऊष्मागतिकी को समझने के लिए हमें उसकी एंथैल्पी का पता होना चाहिए किसी सिस्टम की, और हमें पता होना चाहिए उसका टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो उन सब चीज़ों की अलग अलग स्टडी करें, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। चलो आगे का अपना जो टॉपिक है बच्चों, ऐसे ही आपको एकीकरण के अंदर दिख जाता है कि किसी एक यूनिवर्सल नियम के अंदर या सार्वभौम सत्य नियम पर आधारित अन्य नियमों का विवरण अगर पढ़े तो वो सारा कहलाता है यूनिफिकेशन, जिसको अपन इंटीग्रल फॉर्म भी कह सकते हैं। एक प्रकार से ये यूनिफिकेशन जो है अन्य नियमों का इंटीग्रेशन है जो किसी एक यूनिवर्सल नियम पर डिपेंडेंट होता है। तो ये दो प्रकार की सोच है, दो प्रकार की थिंकिंग है कि ऐसे इस प्रकार से फिजिक्स है वो उस पर डिपेंड करती है। यानी कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो या तो उसका लिंक किसी एक पर्टिकुलर नियम पर होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, तो उसको अगर अपन स्टडी करना चाहें कि कितना उसका वेग है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है, टाइम पीरियड इसका कितना है, एक ईयर के अंदर कंप्लीट करती है 1 साइकिल, तो ये किस प्रकार एक ईयर ले रही है, इसका पाथ कैसा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल लॉ पर। और ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया? सबसे पहले न्यूटन ने दिया। अब उसको अलग अलग मॉडिफाई करते गए, केपलर ने फिर अलग नियम दे दिए, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहे थे? सारे के सारे यूनिवर्सल लॉ पर। तो ये था यूनिफिकेशन बच्चों। आगे का जो अपना टॉपिक है वो है कि प्रकृति के अंदर जो फंडामेंटल फोर्स कितने हैं, यानी कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के मूलभूत बल कितने हैं, या प्रकृति में मूल रूप से फोर्स कितने लग सकते हैं। तो प्रकृति के मूलभूत बल, ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर या इन नेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी हमारी नेचर में कितने प्रकार के फोर्स लगते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं फोर्स का मीनिंग होता है जैसे धकेलना, एक प्रकार से फिजिकली हम कहें, जैसे मैंने ये पेन रखा है, इसको अगर धक्का दिया तो दैट इज कॉल्ड फोर्स, सिंपल सी बात। और उसका हम फॉर्मूला एक ही जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण फोर्स का। लेकिन वास्तव में प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मास इंटू एक्सीलरेशन हो। कैसे कैसे बल हो सकते हैं? तो एक तो होता है ग्रेविटेशनल, जिसकी अभी अपने बात की, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बल जो होता है ना बच्चों, बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है। हमेशा ये अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, और दो पिंडों के बीच ही हमेशा लगता है, जिनका द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ मास जिसका हो। अगर दो पार्टिकल है या 2 से ज़्यादा है, अगर वो किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे चंद्रमा पर पृथ्वी का लगता है, सूर्य का पृथ्वी पर लगता है, या पृथ्वी सूर्य पर भी लगाती है। ऐसे अलग जितने भी हमारे ये जो प्लैनेट्स दे रखे हैं, जितने भी ग्रह दे रखे हैं, सब का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। एक नंबर तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी न्यूटन ने दिया था बच्चों। वास्तव में तो क्या था, न्यूटन ने कहा कि अगर 2 कोई पार्टिकल है या 2 कोई पिंड है जिनके द्रव्यमान जो है, एक का m1 है, दूसरे का m2 है, और बीच का सेपरेशन r है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है F, वो लगता है Gm1 m2 बटा r²। ये और वो भी ये लाइन एंड जॉइंटिंग की डायरेक्शन में लगता है। जो पिंड ज़्यादा बड़ा होता है हमेशा उसकी तरफ उसका फोर्स लगता है। तो ये न्यूटन ने कहा था। हालांकि ये जी कांस्टेंट है, ये हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जी की कुछ वैल्यू भी होती है 1.6 10⁻⁻11। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये जी ये कांस्टेंट है, गुरुत्वीय नियतांक भी कहते हैं। ये अभी फॉर्मूला वगैरह याद करने का आपको आवश्यकता नहीं है। अभी तो आपको समझना है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, उसका मान कितना होता है, दूसरे बलों के साथ इसकी कंपैरिजन कैसी होती है। तो 1 नंबर तो हो गया गुरुत्वाकर्षण। 2 नंबर हो गया हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको शॉर्ट में EM फोर्स भी कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय।
ठीक है, 2 नंबर। अब ये विद्युत चुंबकीय जो बल होता है ना बच्चों, ये हमेशा 2 आवेशित कणों के बीच लगता है, यानी कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। और ये विद्युत चुंबकीय बल इससे गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से रिप्रेजेंट करूँ और इसको अगर F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Fe से रिप्रेजेंट करूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसका विवरण अपन अभी करेंगे जस्ट ही। 3 नंबर है जैसे दुर्बल नाभिकीय बल। कई किताब वाले इसको पहले प्रबल वाला पहले लिख देते हैं, दुर्बल बाद में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम FW से रिप्रेजेंट कर दो चाहे। 4 नंबर है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, FN कह दो इसको। तो ये हमारे नेचर के अंदर 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, चारों बलों का पूरा विवरण आपको अभी अपनी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये पेज जो दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रिटर्न भी कर रखा है। फिर भी समझने के लिए आप थोड़ा इसमें इधर भी ध्यान दो कि ये क्या चीज़ है। पहले अपने पास एक गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब हो गया कि 2 द्रव्यमान पिंडों के बीच, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। 2 या 2 से अधिक द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षी बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो 2 or more masses particle, the force acting between 2 or more masses particle या between particles is called gravitational force. It is always attractive force, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये बहुत वीक भी होता है। जैसे मैं कह दूँ एक टेबल है, दूसरी टेबल इसके पास रखी है, तो एक टेबल दूसरी टेबल पे फोर्स लगा रही है, लेकिन वो फोर्स इतना वीक होता है कि एक टेबल दूसरी टेबल को अपनी तरफ खींच नहीं पाती। सिमिलरली ऐसे ही मैं कहूँ, मैंने एक पत्थर को ऊपर से फ्री छोड़ दिया, ऐसे ऊपर से फ्री छोड़ दिया, तो जैसे फ्री छोड़ूंगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव इस पेन के या एक पत्थर के, इसलिए वो इसके ऊपर गिरता है। सिमिलरली ऐसे ही मैं कहूँ चंद्रमा की, तो चंद्रमा का भी द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि कंपेरेटिवली पृथ्वी के या अर्थ के उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अर्थ उसको अपनी ओर खींच नहीं पाती। सिमिलरली ऐसे जितने भी पृथ्वी के ऊपर गिरने वाले जो पिंड है या पार्टिकल्स जो है, बॉडी जो भी है, तो उनका मास जो है वो पृथ्वी से बहुत कम होता है, इसलिए वे पृथ्वी की ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। अदरवाइज़ अगर अर्थ के जितना ही कोई पार्टिकल दूसरा हो, जैसे मर्क्यूरी ले लो, ये जितने भी हमारे जो ग्रह है सोलर सिस्टम के अंदर, वे सारे के सारे अर्थ के साथ ही रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी वेलोसिटी से, अपनी अपनी एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन वो तो पृथ्वी के ऊपर आके नहीं गिर रहे। इसलिए नहीं गिर रही कि उनका आकार पृथ्वी से या तो बहुत गुना, कई गुना ज़्यादा है, या फिर पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए वे पृथ्वी के ऊपर आके नहीं गिर रहे। सिमिलरली यानी कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा मास पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। इसके बारे में पूरा का पूरा एक अपना एक चैप्टर दिया हुआ है, अपन उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह एक सार्वत्रिक बल है, यह भी सही बात है। और प्रत्येक जो पार्टिकल है ब्रह्मांड के अंदर या पूरे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, प्रत्येक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और ये फोर्स वीक टाइप का होता है। 2 नंबर अपने पास कौन सा था? हालांकि इसका सूत्र क्या है, ये सब चीज़ें अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। 2 नंबर हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फोर्स, ये हमेशा दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। इट इज ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन, इसको बोलते हैं बच्चों बिटवीन। मैं कई बार नोट्स में ऐसे लिख रहा हूँ B/W, इसको पूरा क्या है बिटवीन बोलता हूँ, मैंने कई जगह इसको नोट किया है, लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन टू, या फिर और मोर भी कह सकते हो, टू चार्ज पार्टिकल, सिंपल सी बात। ये जो बल होता है हमेशा दो आवेशों के बीच या दो से अधिक आवेशों के बीच लगता है। ये बल जो होता है ये कूलाम के नियम से निकालते हैं। ये बल तो किससे निकालते हैं बच्चों? न्यूटन के नियम से ज्ञात करते हैं। इसको किससे निकालते हैं? कूलाम के नियम से। 12th क्लास का पहला चैप्टर आएगा, उसमें इस बल की पूरी अपन अच्छे से बात करेंगे। ये बल अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। रिपल्सिव का मतलब होता है बच्चों प्रतिकर्षण करना, एक दूसरे को धक्का देना, दूर भगाना, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, अगर ये दोनों समान नेचर के हैं, या समान नेचर का मतलब ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, या फिर ये भी ऋणावेश या भी ये भी ऋणावेश, यानी कि दोनों अगर सेम नेचर के हैं, दोनों अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, दूर यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव या रिपल्सन फोर्स। और अगर अपोजिट नेचर के, एक प्लस का है एक माइनस का, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, दोनों प्रकार का नेचर होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों? केवल अट्रैक्टिव होता है, यानी हमेशा आकर्षित बल होता है। दूसरी बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है, ये अगर मैं कंपेरेटिवली लिखूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में लिखूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुणा, 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, देखना बच्चों अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं 2 प्रोटॉन लूं, क्या लूं? 2 प्रोटॉन। अब मान लो एक प्रोटॉन जो है वो P1 इधर रखा हुआ है, दूसरा प्रोटॉन है P2 इधर रखा, दोनों पर प्लस प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। और बीच की दूरी अगर r लिखूं, तो देखो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सूत्र होता है F = कोई कांस्टेंट K Q1 Q2 बट्टा R²। Q1 होता है पहले आवेश यानी प्रोटॉन, पहले प्रोटॉन का आवेश, Q2 दूसरे प्रोटॉन का चार्ज, दोनों चार्ज का मान रखो, बीच की डिस्टेंस है उसका वर्ग करो और K का मान रखो। ठीक, और दूसरा मैं कहूँ ग्रेविटी, ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg निकालूँ तो पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान, दूसरे प्रोटॉन का द्रव्यमान बट्टा R² और कांस्टेंट आएगा G। अगर इन दोनों का मैं रेशियो लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों? अनुपात लेता हूँ, तो मुझे मेरे पास मान आता है 10⁻36। कितना आता है? 10⁻36। इसका मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बहुत कमज़ोर है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हम आप लिख सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर, 10⁻36 गुणा ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, ज़्यादा प्रबल होता है। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने पास। अब क्या होता है 3 नंबर। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो आवेशित कण जितने भी है, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है, इसलिए फोर्स उस पर लगता नहीं है। सिंपल सी बात बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमेशा बच्चों
जो एल्फा डीके जो होता है, एल्फा डीके का मतलब, बात सुनना बच्चों, एल्फा डीके या बीटा डीके, हमारे पास अभी एग्जाम्पल में बीटा डीके है। वैसे तो बहुत ही जितने बोसोन कण है, म्यून कण है, ये पार्टिकल होते हैं बच्चों, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल, जिनको आगे बड़ी क्लासों में आप सीखोगे कि पार्टिकल से। अभी तक अपन इतने जान रहे हैं कि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अभी एक नया पार्टिकल और आ गया, बीटा कण। ठीक है, तो बीटा का जब क्षय होता है, बीटा कण का क्या होता है, क्षय होता है। क्षय का मतलब, ये सुनो बच्चों, जैसे ये एटम है और एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास वाली जो ऑर्बिट होती है उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके साथ एक एंटी पार्टिकल भी निकलता है। अगर बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा है तो न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा, और अगर बीटा माइनस निकल रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो, अंग्रेजी में भी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ये भी पार्टिकल है। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के बीच कुछ समय के लिए फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यानी कि ये दुर्बल प्रकृति का होता है, और इतना दुर्बल होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी दुर्बल होता है ये। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। अब कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये वीक होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको EW से रिप्रेजेंट करूं तो EW इज ग्रेटर देन तो होता है EG, लेकिन EW इज लेस देन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको FE भी कह रहे हैं। यानी कि सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल, उसके बाद कमज़ोर जो है या उससे थोड़ा ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी बच्चों रेंज कम होती है, हालांकि रेंज वीक न्यूक्लियर फोर्स की भी कम होती है, इसकी भी 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट से बाहर निकलता है, परमाणु के प्रथम कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो उसके साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। हो सकता है वो न्यूट्रिनो के साथ एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है वो न्यूट्रिनो हो। ये पार्टिकल है, कण है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उसी प्रकार के ये भी कण है, इनकी भी अपनी ऊर्जा होती है, संवेग होता है, सब कुछ होता है। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के बीच कुछ समय के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है बच्चों 10⁻⁻15 मीटर, यानी इतने मीटर तक ही लगता है। इससे जैसी दूरी बढ़ती है तो उनके बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक का मतलब परमाणु के सेंटर में जो धनावेश होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच ये जो फोर्स लगता है बच्चों, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की, अगर ये न्यूक्लियस में होते हैं, जब नाभिक में होते हैं परमाणु के, तो उस स्थिति में न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ, या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ, या प्रोटॉन प्रोटॉन का आपस में जो फोर्स लगता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब चूंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है, दूसरे प्रोटॉन भी पॉजिटिव, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लगे तो एक प्रकार से रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए ना, लेकिन रिपल्सिव फोर्स न लगकर ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, ध्यान से सुनो, अट्रैक्टिव फोर्स तब लगेगा जब तक इसकी रेंज 10⁻⁻10 मीटर तक नहीं हो। 10⁻⁻10 मीटर से जैसे ही रेंज ज़्यादा होती है तो रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है और प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जब तक प्रोटॉन प्रोटॉन रहते हैं या प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं तब तक इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, सबसे प्रबल भी होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है। इन चारों बलों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो हो गई हमारे नेचर के अंदर उपस्थित
फोर्स की बात। अब इन चारों फोर्स का अच्छे से विवरण आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे का जो अपना टॉपिक है बच्चों, हाँ ये भी थोड़ा सुन लो। जैसे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है ना बच्चों, इससे न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 100 गुना ज़्यादा प्रबल होता है। कितना गुना ज़्यादा प्रबल होता है? 100 टाइम्स। कितना टाइम्स होता है बच्चों? 100 टाइम्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं बच्चों कि अगर इनको क्रम के हिसाब से लिखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन वीक न्यूक्लियर फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज लेस देन न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इनका क्रम रहता है जो याद रखो बच्चों। सबसे ज़्यादा कौन सा? उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम वीक न्यूक्लियर, उससे कम ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर, उससे ज़्यादा प्रबल होता है दुर्बल नाभिकीय बल, उससे ज़्यादा प्रबल होता है विद्युत चुम्बकीय बल, उससे ज़्यादा प्रबल होता है प्रबल नाभिकीय बल या नाभिकीय बल भी इसको कहते हैं। अगर इनका अनुपात लिखना चाहें तो 1:10⁻21 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38। किस किस का अनुपात है बच्चों? FG अनुपात, FW अनुपात, FEW अनुपात, FN। कई किताबों में कुछ अलग अलग लिख दिया जाता है, यहाँ ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। दूरियों का मापन कैसे करोगे? अधिक दूरियों का मापन कैसे करोगे? मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। समझना जरूरी है बच्चों इनको अच्छे से, केवल समझना है, बाकी तो सब लिखा लिखा है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। वैसे भी मैंने अपने क्लास के ग्रुप में भेज रखा है ऑलरेडी आपको, और समझाने का मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बात को अच्छे से समझाऊंगा, केवल समझाऊंगा बच्चों। चलो अब होता क्या है बच्चों कि जैसे पहले मैं सूक्ष्म दूरी की बात करूं, सूक्ष्म दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सूक्ष्म दूरी का मापन। होता क्या है, जैसे एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल, एक अणु का जो आकार होता है, अणु मतलब मॉलिक्यूल का आकार जो होता है बच्चों लगभग 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर में होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर। या आप ये कह सकते हो कि अणु का जो डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है बच्चों, वो 10⁻⁸ मीटर से शुरू होता है। इतना हमें इतनी डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए कि स्केल से तब नाप नहीं सकते, अगर कोई फुट तो है नहीं कि मॉलिक्यूल के ऊपर रखा और माप लें, क्योंकि वो तो अपने को आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे चीज़ों को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। माइक्रोस्कोप भी सिंपल माइक्रोस्कोप इनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही। क्या नहीं कर पा रही बच्चों? सिंपल माइक्रोस्कोप जो होती है वो इन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी भी रेंज होती है, कम होती है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं कह दूं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होती है, प्रकाशी की जो सूक्ष्मदर्शी होती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जो होती है, उसकी रेंज 10⁻⁷ मीटर तक पढ़ने की होती है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जो होती है ना बच्चों, वो 10⁻⁷ मीटर ऑर्डर में होती है। अपन पढ़ेंगे ये भी चीज़ें, लाइट क्या होती है, लाइट की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कितनी है प्रकाश की, तो उसकी रेंज होती है 10⁻⁷ मीटर तक। तो जो प्रकाशी की जो सूक्ष्मदर्शी बनाई है, जो हमारे लैब में अक्सर पड़ी रहती है बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, तो उनकी रेंज होती है 10⁻⁷ मीटर तक। वो भी एक अच्छे से अच्छे अपरेटस की, जो एकदम स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपी है उसकी, हालांकि इतनी होती नहीं है, हम अपने वाली लैब में पढ़े उनकी, फिर भी तो हमें तो पढ़ना है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻10 मीटर रेंज तक।
तो ये ऑप्टिकल तो काम नहीं आ रही, इसलिए वैज्ञानिकों ने बना दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो 10⁻10 मीटर की रेंज को पढ़ लेती है, इसलिए मॉलिक्यूल या अणु के आकार को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अधिकतर रूप से उपयोग करते हैं। चलो अब कुछ विधियां हैं बच्चों, उन विधियों का हम विवरण करेंगे और उन विधियों की सहायता से क्या होता है बच्चों, उन विधियों की सहायता से हम किसी भी छोटे से छोटे मान का हम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं या छोटे से छोटे आकार वाली वस्तु की साइज का पता कर सकते हैं। पहली विधि जो है बच्चों एक वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है, आवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा परमाणुविक त्रिज्या का आकलन। कौन सा है भाई? 1 नंबर आवोगाद्रो, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके हिसाब से एक संख्या को भी बोलते हैं आवोगाद्रो परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ आवोगाद्रो के आधार पर किसी परमाणुविक त्रिज्या ज्ञात करना या परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, परमाणुविक त्रिज्या का आकलन करना या त्रिज्या ज्ञात करना, हाइपोथेसिस ऑफ आवोगाद्रो। ये मैंने लिखवा रखा है बच्चों अच्छे से। आवोगाद्रो वास्तव में क्या था? एक साइंटिस्ट था, आवोगाद्रो नाम से ही था। उसने पर्टिकुलर किसी एक गैसीय पार्टिकल की या किसी अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट किया था। सिंपल सी बात तो ये थी। उसने बताया था कि 1 मोल जो गैस होती है ना, 1 मोल गैस, उसमें जो अणुओं की जो संख्या होती है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, सामान्य दाब और ताप पर, वो होती है 6.02 × 10⁻23 अणु या परमाणु। ठीक है, ये आवोगाद्रो ने सबसे पहले बताया था कि 1 मोल का मतलब अगर हम मैटर के रूप में लें, पदार्थ के रूप में लें, तो वो लगभग 1 ग्राम के बराबर होता है, नियरली इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की जो संख्या है वो 6.02 × 10⁻23 के बराबर होती है। इसे कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कई किताबों में Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पैर में A लिख देते हैं, और अधिकतर इसको N से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक तो बात आई ये, ठीक है, यानी आवोगाद्रो की हाइपोथेसिस क्या थी वो बाद की बात है, लेकिन पहले थोड़ा समझ लो कि आवोगाद्रो ने क्या कहा। आवोगाद्रो ने कहा कि 1 मोल कोई गैस हो या 1 ग्राम कोई मटेरियल हो लगभग, तो उसमें परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 होती है। ये आवोगाद्रो संख्या भी कहलाती है। हम आगे बड़े चैप्टरों में जब जाएंगे तो ये सब चीज़ें काम आएगी बच्चों, इसलिए पहले से ही थोड़ा ध्यान में भी रखो, लाइटली इन चीज़ों को याद भी रखना है। तो आवोगाद्रो की परिकल्पना में क्या था कि हम मान लेते हैं कि किसी भी अणु का आणविक जो द्रव्यमान होता है ना, आणविक द्रव्यमान, मोलिक्यूलर वेट बोलते हैं जिसको, मोलिक्यूलर वेट या मास भी कह दो इसको, आणविक द्रव्यमान जो होता है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। मान लो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का मोलिक्यूलर वेट जो है वो m है। कितना है बच्चों? m है या m ग्राम है, और m ग्राम में अणुओं की जो संख्या है वो मान लेते हैं n है। ये n जो है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर बताइए। किसके बराबर बताइए? आवोगाद्रो। इसका मतलब m मोलिक्यूलर जो है ना वो लगभग 1 ग्राम या 1 मोल के बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात, पहले इसने कह दिया कि आणविक द्रव्यमान जो है वो m है, और m में परमाणुओं की संख्या जो है वो n के तुल्य है। इसी प्रकार मैं कह दूं अगर 1 ग्राम m जो ग्राम द्रव्यमान था उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी? n, तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम सब्सटेंस में
नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, ये कितना हो जाएगा बच्चों, n तो था m में, इसका मतलब 1 में कितना हो जाएगा, m/m, एक नियम लग गया ना, m ग्राम में n परमाणु तो 1 ग्राम में n/m ग्राम परमाणु या m परमाणु। फिर हम कहें कि यदि किसी परमाणु की, सुनना बच्चों, यदि किसी परमाणु की त्रिज्या जो है वो r हो, कितनी हो बच्चों, r हो, यदि किसी परमाणु की त्रिज्या r हो तो एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³, क्योंकि परमाणु जो है वो गोलाकार होता है। इफ द रेडियस ऑफ एन एटम, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम इज r, देन वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम पदार्थ का आयतन, ठीक है, सुन लो बच्चों, 1 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है, इतनी, यानी इतने परमाणु है 1 ग्राम में, और एक परमाणु का आयतन इतना, तो 1 ग्राम का आयतन कितना हो जाएगा, इससे इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी 1 ग्राम में अणु या परमाणु इतने हैं, और एक परमाणु की त्रिज्या अगर r है तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³, क्योंकि परमाणु जो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। तो 1 ग्राम पदार्थ का आयतन कितना हो जाएगा, उसको हम v0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n/m इंटू 4/3 पाई r³, ये बच्चों है 1 ग्राम पदार्थ का आयतन। अब यहाँ लगती है आवोगाद्रो की हाइपोथेसिस। आवोगाद्रो क्या कह रहा है, हाइपोथेसिस ऑफ आवोगाद्रो या आवोगाद्रो की परिकल्पना ये है कि आप 1 ग्राम जो पदार्थ लेते हो उसका वास्तविक आयतन जो होता है वो एक परमाणु के आयतन का 2/3वां भाग होता है। अगर 1 ग्राम आयतन का आयतन v है मान लो, तो उसका रियल द्रव्यमान कितना, आयतन कितना होगा, 2/3 इंटू v, 2/3 इंटू v। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों कि ये जो मान चल रहा है n/m, ये किसके बराबर होगा, 2/3 इंटू v के। किसके बराबर होगा, 2/3 इंटू v के। अब और सुनो, बातें समझ में आई होगी आपके, थोड़ा सा फिर समझ लो। मैं कह रहा हूँ कि m अणु भार में अणुओं की संख्या n है, तो 1 ग्राम में कितनी होगी, n/m। ठीक, यदि r त्रिज्या है, r रेडियस है, तो अणु का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r³। अणु यानी परमाणु, एक ही बात है, परमाणु के रूप में ले लो चाहे अणुओं की संख्या के रूप में ले लो, परमाणु लेके चल रहे हैं, एटम लेके चल रहे हैं, तो एटम का वॉल्यूम इतना, तो n/m जो हमारे पास अणु थे 1 ग्राम में, तो इसका मतलब 1 ग्राम का आयतन कितना हो जाएगा, n/m इंटू 4/3 पाई r³। ठीक, फिर हाइपोथेसिस लग जाती है किसकी, आवोगाद्रो की। आवोगाद्रो तो कहता है कि ये 2/3 भाग होता है, इतना होता नहीं है। इसका मतलब 2/3 को उसके आयतन से गुणा करो, आयतन मतलब परमाणु का आयतन, जिन परमाणुओं का हम आयतन लेके चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा n/m 4/3 पाई r³। सिंपल सी बात, ये आ गया हमारे पास आवोगाद्रो की हाइपोथेसिस से उत्तर। अब एक बात और सुनो, मैं कह रहा हूँ 1 ग्राम, ठीक, तो 1 ग्राम का मतलब द्रव्यमान हो गया 1 ग्राम। अगर मैं घनत्व को रिप्रेजेंट करूँ, कई बच्चे घनत्व यानी डेंसिटी को d से रिप्रेजेंट करते आए हैं, लेकिन घनत्व को अक्सर ज़्यादातर रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान तो m बट्टा आयतन v है, m का मान 1 ग्राम है तो 1/v, यानी कि रो बराबर आ गया 1/v। तो v बराबर क्या आ गया, 1/रो। समझ में आ रही बात, v की जगह क्या रख सकता हूँ, 1/रो रख सकता हूँ। तो उत्तर क्या हो गया, यहाँ देखो 2/3 रो
बराबर N/m 4/3 पाई r क्यूब। मुझे तो r चाहिए, तो r की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 2 से कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये काट दो बच्चों, 2 बार 3 से 3 कट गया, 2 को नीचे भेज दो तो 1/2 रो, n को भी नीचे भेज दो, n को m को ऊपर भेजना पड़ेगा, m को ऊपर भेजो बाकी सबको नीचे, तो m/2 रो n पाई, ये मान आ गया। r को मान निकाल लो, तो r इक्वल जितना भी मान है ये m/2 रो n पाई, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, समथिंग। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास किसी अणु की रेडियस डिटरमाइन करने का अर्थ। अगर आपको डायमीटर चाहिए व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2r, r का ये मान रख दो। तो हमारे पास आवोगाद्रो की हाइपोथेसिस से किसी भी अणु का व्यास ज्ञात करने का तरीका आ गया, यानी कि हम लोग मीटर स्केल से ज्ञात नहीं कर पा सकते, हम लोग तो केवल सूत्रों से उसका मान डिटरमाइन करेंगे। तो ये पहला हाइपोथेसिस हमारे पास था आवोगाद्रो का, अणु का था। दूसरा क्या आ गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अणु के आकार में क्या है, एक प्रोसेस लगती है पूरी, एक एसिड होता है जिसको कहते हैं ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड जो है, ओलिक एसिड, उसके मॉलिक्यूल को या मॉलिक्यूल के साइज को अपनों को डिटरमाइन करना है। ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल के अणुओं का आकार अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, सुनते जाना बच्चों, ओलिक अम्ल है उसके अणुओं का आकार ज्ञात करना है। ओलिक अम्ल इसलिए काम में लिया है कि ओलिक अम्ल के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो अपेक्षाकृत आकार में थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े से सेपरेटेड होते हैं, तो उसको अलग से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये भी एक मेथड से ज्ञात किया जाता है। कैसा मेथड है, थोड़ा समझना है इसको बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि अरे ये तो नहीं आया तो क्या हो गया। दो सिंपल प्रोसेस बच्चों। एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल मान लो हमने लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का। अब ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझना बच्चों, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा। कोई अगर ऐसा आयतन हो, कोई ऐसा वॉल्यूम हो, कोई ऐसा पदार्थ हो, कोई ऐसा हमारे पास पात्र हो और उसमें हमने कितना भरा, तो 1 सेंटीमीटर का हम कहेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इस प्रकार का कोई पात्र है, उसको हमने भर लिया है किससे, एल्कोहल से। ठीक, और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले में हमने भरा है ओलिक अम्ल। क्या भरा है, ओलिक अम्ल। और एक है 20/20 का, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में हमने भरा है एल्कोहल। ध्यान से सुनना बच्चों, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब का, ये भी 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, वॉल्यूम का, आयतन का ओलिक अम्ल मिला देते हैं। ओलिक अम्ल मिला देते हैं, किस में कितना मिला है, 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक अम्ल मिला देते हैं। ये एक घोल तैयार कर लेते हैं पूरा। ठीक, और मिलाने के बाद उसमें से जो मिक्सचर जो बना है उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं, ओलिक अम्ल प्लस एल्कोहल निकाल लेते हैं, और वापस किस में मिला देते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब के फिर से एल्कोहल में, 20 सेंटीमीटर क्यूब के एल्कोहल में फिर मिला देते हैं। ठीक, और मिलाकर वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब का मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं। तो ये
ये इसलिए किया है कि इसकी सांद्रता बढ़ाई है हमने, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाई है कि पहले ओली कंबल की सांद्रता थी 1:20 की, फिर 20 वाला मटेरियल पहले था ही, तो इसका मतलब हमने जितना भी अच्छी तरीके से मिलाया है तो प्रत्येक भाग में 20वां भाग यानी 20वां भाग जो है वो है ओलिक अम्ल का, बाकी भाग सारा का सारा क्या है, एल्कोहल का। ठीक, और उस भाग को अगर मैं मिला दूं वापस एल्कोहल में, उसका मान कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में फिर मिला रहा हूं, तो ये कंसंट्रेशन बन गई 1/20 × 20 यानी 1/400 भाग। ठीक, इस भाग का ओलिक अम्ल और एल्कोहल जो है वो किसी एक ऐसे पात्र के अंदर डाल देते हैं जिसमें पहले से ही पानी फैला हुआ है, और पानी है वो एकदम नए के बराबर, केवल ज़्यादा मात्रा में नहीं है, थोड़ा सा पानी है जो पूरे उसके पेंदे पे उसके सरफेस पे फैला हुआ है, उसके ऊपर हम ये डाल देते हैं। किसका मिक्सर है भाई, ये ओलिक अम्ल और एल्कोहल का। जैसे इसमें डालेंगे तो समय के साथ एल्कोहल तो वेपरेट हो जाता है, हवा में उड़ जाता है एल्कोहल, तो बचेगा क्या, पानी के ऊपर ओलिक अम्ल के अणु बचेंगे। क्या बचेंगे, ओलिक अम्ल के अणु। फिर से सुन लेना, 1 सेंटीमीटर क्यूब को मटेरियल है वो तो लेते हैं ओलिक अम्ल, वो डालते हैं 20 सेंटीमीटर का जो आयतन है जिसमें एल्कोहल भरा हुआ है उसमें डालते हैं, और उससे फिर वापस थोड़ा सा लेते हैं जिसकी मात्रा वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा फिर भर लिया, और वो किस में डालते हैं, फिर से प्योर जो 20 ml या 20 सेंटीमीटर क्यूब का कह सकते हो, सेंटीमीटर में इसने लंबाई का रेशियो दिया, वैसे 20 ml के रूप में भी ले सकते हो। तो 20 ml का जो सब्सटेंस हमारे पास था, मटेरियल था, उसके अंदर डाल दिया जो अल्कोहल से भरा हुआ है, फिर मिला दिया, तो कहने का मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत कम हो गई। ओलिक अम्ल जो है पहले से जो जुड़ा हुआ था उसके अणु वो धीरे धीरे बिखर गए, और बिखरे हुए एल्कोहल वाला मटेरियल किस में डाल दिया, पानी में डालते ही समय के साथ एल्कोहल तो वेपोरेट हो गया, बच गया क्या, ओलिक अम्ल के अणु। अब इन अणुओं का जो आकार जो है बच्चों, ये हम ट्रेस पेपर पे ले लेते हैं। किस पे ले लेते हैं, ट्रेस पेपर पे ले लेते हैं, और थोड़ा सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसको हम लोग इसके साइज़ का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कहलाता है बच्चों अणुओं के आकार को ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, किसी प्रकार हम नाप लेते हैं। अब ये जो ओलिक अम्ल हमने ऊपर डाला है ना, इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं ओलिक अम्ल की फिल्म। क्या बन गई ये, फिल्म, यानी एक प्रकार से परत बन गई। फिल्म का मतलब जैसे आपने एक तेल की बूंद जो है वो पानी के ऊपर डालते हो तो वो फैल जाती है, उसको फिजिक्स में फिल्म बोलते हैं। ठीक है, हालांकि फिल्म वो कोई मूवी वाली फिल्म नहीं है, ये फिल्म है पानी के ऊपर इसका फैलना। ठीक है, ये था अणु का आकार यानी सूक्ष्म दूरियों को ज्ञात करने की 2 विधियां थी। इसके आगे अपन लोग पढ़ते हैं, फिर से थोड़ा न्यूमेरिकल इसने फिर दिया है। इसने कहा कि अगर इस ओलिक अम्ल की परत की जो मोटाई है वो T लें और एरिया इसका A लें, तो इस ओलिक अम्ल की जो साइज जो है या इस परत की जो वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा एरिया इंटू उसकी मोटाई, थिकनेस। तो A इंटू T जो है बच्चों इसके टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। अब सुनो बच्चों, थोड़ा सा फिर से सुनना। पानी के ऊपर जैसे हमने ओलिक अम्ल डाला तो मान लेते हैं n बूंदें जो है, n ड्रॉप्स जो है वो उस पानी के ऊपर हमने डाली है। वाटर के ऊपर ओलिक एसिड की n बूंद यानी n ड्रॉप्स हमने डाली है। प्रत्येक बूंद का आयतन V है, तो इस ओलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा, n इंटू V। कंसंट्रेशन ओलिक अम्ल की कितनी है, 1/400, तो उसको किससे गुणा करेंगे, n इंटू V के। दूसरा, जब हमने इसका आकार ज्ञात किया ट्रेस पेपर पे लेके, वो आया T इंटू A। ठीक है, ये वॉल्यूम आया T इंटू A। अब T का मान ज्ञात कर लो अलग से। ठीक है, तो T इंटू T का मान कितना आ गया बच्चों, NV/400A। ये आ जाएगा उस अणु का आकार। किस अणु का, ओलिक अम्ल का। सिंपल सी बात।
प्रोसेसिंग थोड़ा ध्यान रखें। ओलिक अम्ल को पहले अल्कोहल में मिलाएंगे, कंसंट्रेशन उसका 120 रहना चाहिए। फिर 120 वाले रेशियो को वापस 20 ml या 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो अल्कोहल है फिर उसमें मिलाएंगे, तो उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1/400 और उसको वापस 1 सेंटीमीटर या कुछ ड्रॉप जो है पानी के ऊपर डालते हैं, जिससे फिल्म बन जाती है। उस फिल्म में से अल्कोहल तो धीरे धीरे वेपरेट हो जाएगा और उस ओलिक एसिड को ट्रेस पेपर पे ले लेते हैं। ट्रेस पेपर पे सुखा कर उसकी थिकनेस डिटरमाइन कर लेते हैं किसी भी एपरेटस से, माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनस्कोप से या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से उसकी थिकनेस डिटरमाइन कर लेते हैं। वो थिकनेस हो जाती है T। और कितने एरिया में फैली हुई थी ओलिक एसिड, वो था एरिया ए। तो क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल इंटू मोटाई होता है आयतन, थिकनेस इंटू एरिया होता है वॉल्यूम। और थिकनेस इंटू वॉल्यूम के हिसाब से तो उसका वॉल्यूम ये आया। ड्रॉप की संख्या अगर n माने, प्रत्येक ड्रॉप का वॉल्यूम v माने, तो उसका टोटल वॉल्यूम हो जाता है n इंटू वी। कंसनट्रेशन उसकी 400 थी, 1/14 थी, तो इसका मल्टीप्लाई करके हम t की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी दूसरी। अब आ जाता है बच्चों जिस पर आधारित न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन आते हैं, बृहद दूरियों का मापन, लार्ज डिस्टेंस जो होती है उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं।